नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 25 अगस्त 2020 और स्वागत है आपका फिल्म बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। हमारी डिस्कशन का आज फर्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा ये काउंसिल गठित कर दी गई है। देखो, 2019 का जो एक्ट है ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019, इस एक्ट में प्रोविज़न था इस काउंसिल को गठित करने का। वो काम अब पूरा कर दिया गया है, यानी ये काउंसिल गठित कर दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। काम क्या होंगे इस काउंसिल के? ये जो काउंसिल है सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देगी कि ट्रांसजेंडर से संबंधित कौन सी पॉलिसीज़ बनानी है, अगर कोई कानून बनाना है तो उस बारे में भी एडवाइस दी जाएगी, या फिर ट्रांसजेंडर्स की वेलफेयर के लिए कोई प्रोग्राम चलाना है तो उस बारे में भी एडवाइस दी जाएगी इस काउंसिल के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को। इसके अलावा देखो, ऑलरेडी जो वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ट्रांसजेंडर्स की वेलफेयर के लिए, उन वेलफेयर प्रोग्राम्स की मॉनिटरिंग, उनका इवेल्यूएशन, क्या वो प्रोग्राम ठीक से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं, ये काम भी किया जाएगा इस काउंसिल के द्वारा। इसके बाद वेरियस डिपार्टमेंट्स और उनकी एक्टिविटीज़ के बीच कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना ट्रांसजेंडर्स के वेलफेयर के लिए। अगर ट्रांसजेंडर पर्सन्स की कुछ शिकायतें हैं तो उनको एड्रेस करना। सबसे लास्ट में, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और कुछ बोलती है कि भैया आप ये काम कीजिए ट्रांसजेंडर्स की वेलफेयर के लिए, वो भी किया जाएगा इस काउंसिल के द्वारा। कंपोजिशन की बात करें, कौन कौन मेंबर होगा इस काउंसिल का? सबसे पहले तो बात कीजिए चेयरमैन की। यूनियन मिनिस्टर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये चेयरमैन होंगे इस काउंसिल के। और काफ़ी सारे दूसरे डिपार्टमेंट से भी रिप्रेजेंटेशन होगा, जैसे देखो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ होम, माइनॉरिटी अफेयर्स, एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट, लेबर और सबसे लास्ट में लॉ मिनिस्ट्री। इन सभी मिनिस्ट्रीज से जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के जो अधिकारी हैं वो मेंबर होंगे इस काउंसिल के। इसके साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ पेंशंस, नीति आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और सबसे लास्ट में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, यहाँ से भी रिप्रेजेंटेशन आएगा इस काउंसिल में। रोटेशनल बेसिस पे 5 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के भी मेंबर होंगे, मतलब टोटल 5 स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरीज़ के रिप्रेजेंटेटिव भी शामिल होंगे इस काउंसिल में। शुरुआत में कुछ 5 स्टेट्स या यूटीज़ होंगे और बाद में रोटेशनल बेसिस पे दूसरे 5 स्टेट्स या फिर यूटीज़ से रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी। ये सब रोटेशनल बेसिस पे चलता रहेगा। ऐसा देखो, इसलिए अगर एक ही बार में सभी स्टेट्स और यूटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव अगर काउंसिल में शामिल होंगे तो बहुत सारे मेंबर तो स्टेट्स और यूटीज़ के ही हो जाएंगे, भीड़ मच जाएगी इस काउंसिल में। तो इसलिए रोटेशनल बेसिस पे 5 स्टेट्स और यूटीज़ के मेंबर शामिल होंगे इस काउंसिल में। सबसे लास्ट में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के 5 मेंबर भी शामिल होंगे इस काउंसिल में, और एनजीओज़ के 5 एक्सपर्ट्स भी मेंबर होंगे इस काउंसिल के। ये जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के मेंबर्स या फिर एनजीओ के एक्सपर्ट्स हैं, इनकी सदस्यता 3 साल के लिए होगी, और ऊपर के ये जो मेंबर्स हैं इनकी सदस्यता तो देखो परमानेंट है। मतलब इन मिनिस्ट्रीज से रिप्रेजेंटेशन तो हमेशा रहेगी, अधिकारी आते जाते रहेंगे, लेकिन मिनिस्ट्रीज की रिप्रेजेंटेशन तो हमेशा रहेगी। तो ये हमने बात की नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर्स पर्सन्स के बारे में। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल नुआखाई जुहार के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? प्रधानमंत्री मोदी ने नुआखाई जुहार के मौके पर लोगों को ग्रीटिंग्स दी, उनको बधाई दी। यह है क्या नुआखाई जुहार? ये देखो एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है, सेलिब्रेट किया जाता है उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आसपास के पड़ोसी राज्यों में। इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है सीजन की नई फसल का स्वागत करने के लिए। इस फेस्टिवल को 2 और नामों से भी जाना जाता है, नुआखाई परब या फिर नुआखाई भेंट घाट। ये नुआखाई जो है ये देखो 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक वर्ड है नुआ, नुआ मतलब न्यू, और खाई मतलब खाना, ईटिंग।
तो नुआखाई का मतलब है ईटिंग ऑफ न्यू राइस, यानी नए राइस का खाना, नए चावल का खाना। फीचर्स की बात करें, इस फेस्टिवल के दौरान लोग फूड ग्रेन्स की पूजा करते हैं और स्पेशल मील्स बनाते हैं। सबसे पहले फार्मर्स, उड़ीसा में संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में जो फेमस मदर गोडेस हैं, गोडेस समलेश्वरी, इनको ऑफर करते हैं और उसके बाद खुद खाते हैं। तो ये हमने बात की नुआखाई जुहार एग्रीकल्चरल फेस्टिवल की। यूपीएससी पूछ सकती है कौन से राज्यों में या फिर इंडिया के ईस्ट में, वेस्ट में या फिर साउथ में, नॉर्थ में, कहाँ पर इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? इस स्कीम का लाभ प्राप्त करने के लिए जो क्राइटेरिया है उसमें सरकार ने रिलैक्सेशन दी है। ये काम की स्कीम है, ये लॉन्च की गई थी 2018 में एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के द्वारा, यानी ESI के द्वारा। इस स्कीम में होता क्या है, अगर कोई इंडिविजुअल एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में रजिस्टर्ड है और उसकी जॉब चली गई है किसी एम्प्लॉयमेंट पैटर्न में बदलाव के कारण, तो फिर इस कॉरपोरेशन के द्वारा फाइनेंशियल ग्रांट प्रोवाइड की जाती है उस पर्सन को जिसकी जॉब चली गई है। ये कॉरपोरेशन बोलती है भैया आपकी जॉब गई है, हमसे आपको सहानुभूति है, तो थोड़ा बहुत बेरोजगारी भत्ता हम आपको दे देते हैं। स्कीम देखो इंश्योर्ड पर्सन्स के लिए है, मतलब वो पर्सन्स जो इस कॉरपोरेशन के पास रजिस्टर्ड हैं एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के अंतर्गत, वो इस स्कीम का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पहले जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था उसमें अब रिलैक्सेशन किया गया है। पहले देखो होता ये था मैक्सिमम 90 डेज का अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिलता था, और कितना, जितना पहले सैलरी हुआ करती थी उस एम्प्लॉय की जिसकी जॉब गई है, एवरेज सैलरी का 25% मिलता था, बट अब 3 महीनों के लिए मिलेगा पहले जो एवरेज सैलरी थी उसका 50%। एक तो ये अच्छा प्रोविज़न किया गया है। दूसरा अच्छा प्रोविज़न ये किया गया है, पहले देखो जॉब जाने के 90 दिनों के बाद, मान लीजिए आज जॉब गई है 25 अगस्त को, तो इसके 3 महीने बाद वो पर्सन अप्लाई कर सकता है बेरोजगारी भत्ते के लिए। लेकिन अब प्रोविज़न अच्छा ये किया गया है 90 दिनों का इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है। बेनिफिशियरीज को जॉब जाने के 30 दिनों के बाद ही अप्लाई कर सकता है इंडिविजुअल इस स्कीम के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए, फाइनेंशियल ग्रांट प्रोवाइड करने के लिए। और जैसे ही बेनिफिशियरीज के द्वारा कहा जाता है कि 30 दिन मेरे पूरे हो गए, जॉब को गए, अब मुझे आप फाइनेंशियल ग्रांट दे दीजिए, 15 दिनों के अंदर अंदर उस पर्सन की एप्लीकेशन का निपटारा हो जाएगा। सबसे लास्ट में जो इंश्योर्ड पर्सन्स हैं वो अपना क्लेम डायरेक्टली ESIC ब्रांच ऑफिस में दे सकते हैं। पहले प्रोविज़न ये था जो लास्ट एम्प्लॉयर है वो फॉरवर्ड करता था रिक्वेस्ट को इस ऑफिस के पास, लेकिन अब ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्टली इंश्योर्ड पर्सन्स जा सकते हैं ESIC के ऑफिस में और एप्लीकेशन दे सकते हैं। पेमेंट जो है डायरेक्टली इंश्योर्ड पर्सन्स के बैंक अकाउंट में आ जाएगी। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल मैग्नेटिक हाइपरथर्मिया मीडिएटेड कैंसर थेरेपी के बारे में है, यानी MHCT। आप एक बात बताइए, हाइपरथर्मिया का क्या मतलब होता है? देखो आपने हाइपोथर्मिया वर्ड तो काफ़ी बार सुना होगा। बर्फ़ में अगर कोई पर्सन दब जाता है तो आपने सुना होगा वो पर्सन हाइपोथर्मिया का शिकार हो गया, मतलब बॉडी का जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा कम हो गया है। इसके ठीक उलट हाइपरथर्मिया वो कंडीशन होती है जिसमें बॉडी का टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है, मतलब ऐसी कंडीशंस को कहा जाता है हाइपरथर्मिया जिसमें बॉडी का हीट रेगुलेशन सिस्टम हीट को रेगुलेट नहीं कर पाता, मतलब टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि बॉडी का हीट रेगुलेशन सिस्टम उस टेम्परेचर को हैंडल नहीं कर पाता। इस कंडीशन को कहा जाता है हाइपरथर्मिया। अभी कंटेक्स्ट ये है, इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो साइंटिस्ट हैं
वो एफर्ट्स लगा रहे हैं ताकि मैग्नेटिक हाइपरथर्मिया मीडिएटेड कैंसर थेरेपी का इस्तेमाल किया जा सके इनऑपरेबल ट्यूमर्स के इलाज करने के लिए। इनऑपरेबल ट्यूमर मतलब काफ़ी जगह देखो बॉडी में ट्यूमर ऐसी जगह पे हो जाता है जिसको एक्सेस करना भी मुश्किल होता है, जैसे ग्लायोब्लास्टोमा। ग्लायोब्लास्टोमा में क्या होता है, ट्यूमर हो जाता है डेवलप ब्रेन में या फिर स्पाइनल कॉर्ड में, तो एक्सेस करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, इलाज मुश्किल होता है। अब साइंटिस्ट काम कर रहे हैं कि इस थेरेपी का इस्तेमाल किया जा सके ऐसी ऐसी जगहों पर ट्यूमर्स को ठीक करने के लिए, ट्यूमर्स को ख़त्म करने के लिए। इस टेक्निक में होगा क्या, इस थेरेपी में होगा क्या, ये देखो नॉन इन्वेसिव कैंसर ट्रीटमेंट है, कोई चीरफाड़ी नहीं होगी। जहाँ पे ट्यूमर है वहाँ पे मैग्नेटिक मटेरियल्स की डिलीवरी होगी। जहाँ पे ट्यूमर साइट है, ट्यूमर डेवलप हुआ है, वहाँ पे मैग्नेटिक मटेरियल्स को भेजा जाएगा और फिर अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाएगा हीट जनरेट करने के लिए उस जगह पर जहाँ पे ट्यूमर है। तो उस हीट से ट्यूमर के जो सेल्स हैं उनको तो नुकसान पहुँचेगा, वो ट्यूमर ख़त्म हो जाएगा, बट जो हेल्दी सेल्स हैं उनको नुकसान नहीं पहुँचेगा। ये है थेरेपी मैग्नेटिक हाइपरथर्मिया मीडिएटेड कैंसर थेरेपी। और जिस इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट ये डेवलप कर रहे हैं INST यानी इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। इसके बाद लास्ट आर्टिकल गोफेन 905 सैटेलाइट के बारे में है। चाइना का सैटेलाइट है। दूसरे देशों के सैटेलाइट्स के बारे में UPSC तभी पूछती है अगर उस सैटेलाइट से कोई बहुत बड़ी डिस्कवरी हुई हो या फिर वो सैटेलाइट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हो किसी प्लैनेट या फिर दूसरी स्पेशल बॉडी को एक्सप्लोर करने के लिए। अदरवाइज़ देखो दूसरे देशों के सैटेलाइट्स UPSC बहुत कम पूछती हैं और UPSC दूसरे देशों के सैटेलाइट्स इस प्रकार से पेयर में पूछती है, जैसे एक देश का सैटेलाइट है, दूसरे देश का स्पेस एजेंसी है, उस प्रकार से पूछ लेती है। खैर हम बात करें इस सैटेलाइट की, ये न्यू ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है जो कि स्पेस में लॉन्च किया गया लॉन्ग मार्च 2D करियर रॉकेट के द्वारा। कहाँ से ये लॉन्च किया गया, जिक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है, वहाँ से इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया एक दूसरे सैटेलाइट के साथ जिसका नाम है Tian-205। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। अब रिवाइज कर लेते हैं और रिवीजन स्टार्ट करने से पहले कल एक लाइकन के संदर्भ में एक चीज़ उल्टी बोल दी थी मैंने ये बोल दिया था कि अगर एयर क्वालिटी अच्छी हो तो फिर वहाँ पे लाइकन नहीं मिलेंगे और जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा होगा वहाँ पे लाइकन ज़्यादा मिलेंगे, ऐसा मैंने कल बोला था। लेकिन उल्टा है, लाइकन क्या करते हैं, ये सल्फर डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब SO2 को एब्जॉर्ब कर लिया गया मतलब पोल्यूटेंट्स की संख्या कम हो गई, पोल्यूटेंट्स की संख्या कम हो गई मतलब एयर क्वालिटी इंप्रूव हो गई। तो कंसेप्ट ये है, लाइकन्स की संख्या अगर ज़्यादा होगी तो मतलब वहाँ पे एयर क्वालिटी अच्छी है, क्योंकि लाइकन्स SO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और SO2 ज़्यादा है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब वहाँ पे लाइकन नहीं है। तो समझ गए, कल थोड़ा सा उल्टा मैंने बता दिया था। फिर से बोलता हूँ, अगर एयर क्वालिटी अच्छी है किसी जगह पे तो वहाँ पे लाइकन्स ज़्यादा मिलेंगे, अगर पोल्यूशन ज़्यादा है, SO2 की मात्रा ज़्यादा है तो वहाँ पे लाइकन्स कम मिलेंगे। अब देख लीजिए स्टेटमेंट, मन में सोच लीजिए कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है। पहली स्टेटमेंट गलत है, PM चेयरपर्सन नहीं होंगे इस काउंसिल के। जो हमारी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं वो चेयरपर्सन होंगे इस काउंसिल के। दूसरी स्टेटमेंट, नुआखाई जुहार ये एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है जो सिर्फ उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है, गलत। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आसपास के राज्यों में। ड्रैगन फ्लाइज जिसको हमने कल डिस्कस किया था, ये इंपॉर्टेंट बायो इंडिकेटर हैं किसी एरिया की इकोलॉजिकल हेल्थ को एसेस करने के लिए, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। 2018 में एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा स्कीम लॉन्च की गई थी, जिन्होंने अपनी जॉब खो दी है उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। गोफेन
905 सैटेलाइट नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है, गलत। ये लॉन्च किया गया है चाइनीज स्पेस एजेंसी के द्वारा। तो हमारी इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।